साल 2023 में एक कैनेडियन साइंस फिक्शन फिल्म आई जिसका नाम है द सिमुलेंट। फिल्म की कहानी में भविष्य का समय दिखाया गया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शारीरिक रूप दिया जाता है, यानी कि जब रोबोट्स बनाए जाते हैं। नेक्सेरा नामी कंपनी ने ऐसे 7 जनरेशन के एंड्रॉइड्स बनाए थे। इन मशीनों के अंदर 4 नियम डाले जाते। पहला नियम ये कि कभी भी ये किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा नियम, ये खुद में बदलाव नहीं कर सकते, ना ही अपने जैसे और एंड्रॉइड्स बना सकते हैं। तीसरा नियम कि ये अपने मालिक का हर हुक्म मानेंगे। और चौथा कि ये इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे। जो पहले एंड्रॉइड्स बनाए गए थे यानी जनरेशन 1 के, वो इतने एडवांस नहीं थे, इसलिए इंसानों ने उन्हें अपने काम के लिए रख लिया जैसे वो उनके घर का सारा काम करते। मगर इसके बाद जो एंड्रॉइड्स बने उनमें काफी बदलाव किए गए थे। वो इंसानों की तरह ही दिखते थे। किसी आम इंसान के लिए ये बताना मुश्किल हो जाता कि वो एक एंड्रॉइड है या फिर इंसान। हाँ, दुनिया में कुछ लोग थे जो इस सब के खिलाफ थे, जैसे उनका मानना था कि उन्होंने इन एंड्रॉइड्स को जज्बात दिए इंसानों की तरह और फिर इन्हें गुलामों की तरह रखा जाता है। मगर ज्यादातर लोग इन्हें बस मशीनें ही समझते थे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है, फे और उसका पति एवन। इनके यहाँ भी एक एंड्रॉइड था, मगर वो पुराने मॉडल्स में से एक था। फे एक आर्टिस्ट थी, दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था और ये लोग अच्छा जीवन गुजार रहे थे। मगर एक दिन इनका कार एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ वो तो नहीं दिखाया जाता, मगर वो कार एक्सीडेंट वाला बुरा सपना हर समय एवंस को आता रहता था। और उस एक्सीडेंट के बाद सब बदल सा गया था, फे के लिए भी और एवंस के लिए भी। एक्सीडेंट से पहले एवन को पियानो बजाना आता था, मगर अब वो पियानो नहीं बजा सकता। घर में एक कमरा था जिसमें वो चाहकर भी नहीं जा सकता था। खुद एवंस भी इन बातों से परेशान था। वो चाहता था कि सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे पहले था, मगर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। एवन के कहने पर ये लोग एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, मगर वहां भी फे के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता। इन लोगों की कहानी पर बाद में आएंगे। तो जैसे कि अब दुनिया में रोबोट्स है, तो इसके लिए एक कंपनी बनाई गई है, कह सकते हैं भविष्य की पुलिस, जो इन एंड्रॉइड्स पर नजर रखती है। अगर ये कुछ उल्टा सीधा करते हैं या नियम तोड़ते हैं या इनमें खराबी आना, इंसानों को नुकसान पहुंचाना, तो ये लोग इसका हल निकालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या हो सकती है। इस कंपनी का नाम एस है। इसी एस नामी कंपनी में केस्लर नाम का एक आदमी काम करता है, जिसे एक पुलिस वाला या डिटेक्टिव कहना गलत नहीं होगा। केस्लर ऐसे एंड्रॉइड्स पर नजर रखता है जिनमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए या वो हैक हो जाए, मतलब नियम तोड़ना। हाल ही में उसे एक केस दिया जाता है। जनरेशन 7 की एंड्रॉइड में कुछ खामियां देखने को मिली थी, इसलिए केस्लर को उसे हिरासत में लेने के आदेश मिलते हैं। केस्लर जब उस लोकेशन पर पहुंचता है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तो वो एंड्रॉइड कुछ नियम नहीं मान रही थी। जैसे जब भी यहाँ किसी एंड्रॉइड को शट डाउन के लिए कहा जाता है तो वो तुरंत ही शट डाउन हो जाता है। एज़मे नाम की ये एंड्रॉइड ना तो शट डाउन हो रही थी, बल्कि ये केस्लर का हाथ भी जख्मी करके वहां से भागने की कोशिश करती है। मतलब कि इस एंड्रॉइड ने 2 नियम तोड़े। केस्लर अपने टीम के साथ आया था, इसलिए वो उन्हें खबरदार करता है। और जब केस्लर को महसूस होने लगा कि वो एंड्रॉइड इनके हाथ से निकल जाएगी, तो वो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का एक शॉक वेव रिलीज करता है, जिसकी वजह से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मशीनें कुछ समय के लिए बंद पड़ जाती है। और केस्लर को मौका मिल जाता है उस एंड्रॉइड को पकड़ने का। वो उसके गले में एक डिवाइस रख देता है और इसके बाद उसे एस के लैब में लाया गया। तहकीकात करने के लिए केस्लर उस एंड्रॉइड के घर जाकर छानबीन शुरू करता है, ताकि वो जान सके कि इस एंड्रॉइड ने खुद में ये बदलाव किए या किसी ने इसकी मदद की। केस्लर जब उसके घर में था तो वहाँ एक आदमी आता है जो अपना नाम कैसी बताता है। वो कहता है कि मैं एज़मे का पड़ोसी हूँ और हम दोस्त थे। ये जानकर कैसी को हैरानी भी होती है कि असल में एज़मे एक एंड्रॉइड थी। खैर, केस्लर कैसी से कुछ सवाल पूछता है एज़मे के बारे में। इसके बाद जब केस्लर एस के लैब में आया तो उसका बॉस उसे समझाता है कि उसे इस मामले को ज्यादा उछालना नहीं है, क्योंकि नेक्सर कंपनी इन दिनों जनरेशन 8 के एंड्रॉइड्स लॉन्च करने वाली है और इस तरह के खराब एंड्रॉइड्स की वजह से कंपनी का नाम बदनाम होगा। मगर केस्लर को शक था कि कोई सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहा है, इसलिए लैब में जाकर उसे मालूम हुआ कि ये एज़मे नामी एंड्रॉइड असल में कैसी नामी उस आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों ने काफी समय एक साथ गुजारा, शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। केस्लर को एज़मे का एक जर्नल भी मिला था जिसमें उसने केसी का स्केच बनाया था।
तो अब उसे शक होने लगा कि शायद केसी ने ही एस्मे के सिस्टम को हैक किया होगा और उसके नियम बदल दिए होंगे। दोबारा से केसलर जब उस घर में जाता है तो केसी वहां नहीं था, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो उसे पकड़ तो नहीं पाता, मगर उसे उसका असली नाम जरूर मालूम हो जाता है, जो कि डेजमंड हान था और वो नेक्सर कंपनी का काफी जाना माना इंजीनियर था। तो अगले दिन केसलर उस कंपनी के हेड से मिलता है और डेजमंड के बारे में पूछता है। वो औरत बताती है कि डेजमंड हमारे बेस्ट लोगों में से एक था, मगर जैसे जैसे हमने इन एंड्रॉइड्स को अपग्रेड करना शुरू किया, इन्हें इंसानों जैसे जज्बात दिए, वो इस बात के खिलाफ हो गया। वो समझता था कि हम गुलाम बना रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता वो कहाँ है। खैर, वो कुछ ऐसे बदलाव करना चाहता था जिसके लिए ये कंपनी तैयार नहीं थी। केसलर अब डेजमंड या ये कहे कि केसी के पीछे लग गया था। दूसरी तरफ हमें फे और एवंस दिखाए जाते हैं, जहाँ फे काफी परेशान लग रही थी और एक दिन जब ये पूल में थे तो वो एवंस को सच बता देती है। सच ये था कि एवंस की मौत तो उस एक्सीडेंट में ही हो चुकी थी, मगर इन दोनों ने बहुत पहले अपने जैसे 2 एंड्रॉइड्स बनवाए थे। वो एंड्रॉइड्स इन्हीं के घर में होते, वो डीएक्टिवेट थे, मगर हर दिन इनके दिमाग के डेटा को कलेक्ट करते। इन्होंने सोचा होगा कि अगर किसी दिन इन्हें अपने इंसानी शरीर को छोड़ना पड़े, मतलब कि मौत, तो इस मशीनी शरीर में एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ऐसा ही एक हादसा हुआ जिसमें एवंस मर गया और बाद में फे ने उसका मशीनी रूप जगाया। मगर एक मशीन को इंसान मानना ये काफी मुश्किल था फे के लिए। जागने के बाद उसने एवंस में कुछ बदलाव किए, जैसे उसे अपने मौत का समय याद नहीं था, वो पियानो नहीं बजा सकता था और घर के कमरे में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि असल में उस कमरे के अंदर फे का एंड्रॉइड शरीर भी मौजूद था। ये सब जानकर एवंस को झटका लगता है। माना कि वो एंड्रॉइड था, मगर अंदर से वो किसी मशीन की तरह महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अंदर थे इंसानी जज्बात। वो फे को समझाने की कोशिश करता है, मगर असल में ये करना गैर कानूनी था। कोई भी इंसान अपना कॉन्शियस किसी एंड्रॉइड में ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब फे को किसी की मदद चाहिए थी। उसे केसी नामी हैकर के बारे में मालूम हुआ, इसलिए वो उसे घर बुलाती है और इन हालात के बारे में बताती है। फे एवंस को खत्म भी नहीं करना चाहती थी, मगर ये भी नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में पता चले। तो केसी उसे सलाह देता है कि अगर वो एवंस को कहीं रखना चाहे कुछ दिनों के लिए, तो ऐसी एक सीक्रेट जगह है उसके पास। बाद में वो फैसला कर सकती है कि उसे एवंस के साथ क्या करना है, खत्म करना है या रखना है। केसी की बात मानकर अगले दिन फे एवंस को केसी की बताई हुई जगह पर ले जाती है, जो कि एक होटल था। फे एवंस से कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा, बाद में हम कोई हल निकाल लेंगे। हालांकि एवन इस सब से परेशान था, मगर कुछ कर भी तो नहीं सकता था प्रोटोकॉल्स की वजह से। एवंस ने केसी को नहीं देखा था, तो अगले दिन वो एवन से मिलने आ गया। वो एवन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक एंड्रॉइड हो और मैं ये भी जानता हूँ कि फे तुम्हें शट डाउन करने वाली है, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। एवंस को केसी की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे जाने के लिए कहता है। फे के लिए उसका प्यार सच्चा था, इसलिए एवंस को विश्वास नहीं था कि फे उसे अपनी जिंदगी से खत्म कर देगी। खैर, केसी ये कहकर चला जाता है कि कोई बात नहीं, तुम इस बारे में सोचना और जब तुम तैयार हो जाओ मुझे बता देना, मैं मदद करूंगा। दूसरी तरफ फे अब अपने नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहती थी, मतलब कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुकी थी कि एवंस अब इस दुनिया से जा चुका है। इसलिए वो अपने घर से एवन का कुछ सामान उस होटल रूम में भेज देती है अपने सर्वेंट एंड्रॉइड के हाथों। ये एवंस को अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होने लगा कि अब फे उसे अपने दिल से निकालना चाहती है। वो उस जगह भी जाता है जहाँ पर कुछ महीने पहले वो कार एक्सीडेंट हुआ था और उसमें असली एवन मारा गया। वहाँ केसलर सीसीटीवी फुटेज से डेजमंड के नंबर प्लेट की जानकारी निकालने में लगा था, मगर वो रजिस्टर ही नहीं था। तो मजबूरन उसे एस्मे के पास जाना पड़ता है। वो उसे धमकाता है कि अगर उसने डेजमंड की लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो वो उसकी यादें मिटा देगा। खैर, एस्मे उसे डेजमंड नाम से नहीं जानती थी। अब इंसानी जज्बात होने की वजह से एस्मे डर जाती है और केसी के बारे में जानकारी देती है। वहाँ एवन से मिलने आया था केसी से। एवन चाहता था कि केसी उसकी मदद करे, इसलिए नहीं कि वो उसे एक आजाद एंड्रॉइड बनाए, बल्कि इसलिए कि अगर उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, वो खत्म हो जाए और वो असली एवंस की तरह बन जाए ताकि फे उसे दोबारा अपनाए।
केसी उसे कुछ समय के लिए शट डाउन रखता है और उसके सिस्टम में कुछ खास बदलाव करके जब उसे जगाता है तो इस बार एवंस के वो प्रोटोकॉल्स खत्म हो चुके थे, यानी वो 4 नियम जो हर एंड्रॉयड को मानने होते हैं। केसी एवंस से कहता है कि अब तुम आजाद हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। वो अपने साथ उसे क्लब में ले जाता है, मगर एवन को फे के अलावा किसी का भी ख्याल नहीं आ रहा था। यहाँ केसी मिलता है एस्मे के एक और एंड्रॉयड रूप से। इसके बालों का रंग अलग था और उसे एक और काम के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये दोनों मिलकर कंपनी के एक एम्प्लॉय को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि केसी को कुछ खास कोड्स चाहिए थे। वो उस आदमी को डराते धमकाते हैं जिससे वो कोड्स बताने पर मजबूर हो गया। ये कोड्स केसी कहाँ इस्तेमाल करने वाला है ये आगे पता चल जाएगा। अब केसलर को दूसरे एस्मे एंड्रॉयड की लोकेशन मालूम हो गई थी और केसी भी वहीं होना चाहिए था, मगर जब वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है तो उन्हें सिर्फ एस्मी का वो दूसरा वर्जन ही मिल गया जो भागने की कोशिश कर रही थी, मगर ईएमपी गन की मदद से केसलर उसे पकड़ लेता है। वो एम्प्लॉय जिसे कल रात इन्होंने पकड़ लिया था अब मारा जा चुका था, तो इस दूसरी एस्मी को भी लैब में लाया गया। पता चलता है कि दोनों एंड्रॉयड्स को अलग अलग मकसद के लिए बनाया गया है। ये काम केसी का था क्योंकि वो कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रहा था। दूसरी तरफ एवंस सारे नियम तोड़कर अपने घर आता है पैसे मिलने, मगर फे को हैरानी होती है। खैर एवन काफी बदला बदला सा लग रहा था। एक लम्हे के लिए फे ये भूल जाती है कि वो असली इंसान नहीं। दोनों इंटीमेट भी होते हैं, मगर फे रुक जाती है और एवन को जाने के लिए कहती है क्योंकि फे को लग रहा था जिसे वो धोखा दे रही हो। खैर एवन रुक जाता है, मगर अगले दिन वो फे को एक और आदमी के साथ देख लेता है। असल में वो एक आर्ट डीलर था और एवन को ये अच्छा नहीं लगता। घर आने के बाद दोनों का झगड़ा हो जाता है और फे तब ज्यादा डर जाती है जब शटडाउन कहने के बाद भी एवंस पर कोई असर नहीं होने वाला था। अब एवंस अपने मर्जी का मालिक था। गुस्से में वो घर से निकल जाता है। काफी मेहनत के बाद जब केसलर और उसकी टीम एस्मी नामी उन दोनों एंड्रॉयड्स का डेटा चेक करते हैं तो उन्हें केसी की वो होटल वाली लोकेशन मिल जाती है, मगर वहां पहुंचने पर वो गायब था क्योंकि किसी ने उसे पहले ही खबर दे दी थी और केसलर को पता था। पार्किंग लॉट में एवंस उससे मिलता है। केसी उसे लिए अपने एक और सीक्रेट लोकेशन पर भाग जाता है। वापस आने पर केसलर एस्मे का सारा डेटा इरेज करने के आदेश देता है क्योंकि उसी ने केसी को खबरदार किया था। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो जवाब देती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। केसलर के नजर में ये बस मशीनें थी जो 0 और 1 भाषा ही समझते थे। एस्मी विनती करती है कि वो उसकी यादें ना मिटाए, मगर केसलर उसकी एक नहीं सुनता और उसे पूरी तरह से शट डाउन कर देता है, मतलब कि मार देता है। हालांकि एक एंड्रॉयड होके भी उसके जज्बात किसी इंसान की तरह थे। एवन और केसी एक साथ थे। केसी बताता है कि अगले 5 घंटों में वो दुनिया को बदल देगा। असल में नेक्सर कंपनी सभी एंड्रॉयड्स को अपडेट करने वाला था, मगर केसी ने उस सॉफ्टवेयर में ऐसे बदलाव किए थे जिसके अपडेट होते ही वो सारे एंड्रॉयड्स आजाद हो जाएंगे। एवन पूछता है कि क्या फायदा, वो लोग फिर से इसे बदल देंगे, मगर केसी जवाब में कहता है कि नहीं, वो फिर नहीं बदल सकते क्योंकि हर एंड्रॉयड से उनका संपर्क ही टूट जाएगा। एवन अभी भी फे के पास जाना चाहता था, मगर केसी उसे रुकने की सलाह देता है। कहता है कि अगर तुम गए तो एस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे, बस 5 घंटे रुक जाओ फिर जा सकते हो। वहाँ एस के हेडक्वार्टर में केसलर के बॉस को काफी छानबीन के बाद केसी की वो सीक्रेट लोकेशन मिल जाती है, इसलिए वो तुरंत ही केसलर को वहां भेजता है। गलती ये कर दी कि वो अकेला वहां गया। केसी वहां मौजूद था, मगर एवन भी था। अब इससे पहले कि वो उन्हें अरेस्ट कर लेता, केसी केसलर पर हमला करता है, दोनों में हाथापाई हुई जिस वजह से दोनों को ही गोली लगी। मगर पता चलता है कि केसी भी एक एंड्रॉयड है और वो सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो दुनिया भर के एंड्रॉयड्स को आजाद कर सके। केसलर को भी गोली लगी थी, वो भागने लगा। एवंस उसके पीछे पीछे जाता है, मगर अंत में केसलर की मौत हो गई। जैसे ही एंड्रॉयड्स का सिस्टम अपडेट किया जाता है, सभी एंड्रॉयड्स उस नियम से आजाद थे। इसका मतलब ये कि अब हर एंड्रॉयड अपने लिए लड़ सकता है और इसका साफ मतलब यही था कि वो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे या उन्हें अपना गुलाम बना देंगे। इसकी एक झलक हमें तब दिखाई जाती है जब एवंस अपने घर जाता है फे से बात करने, मगर फे को उससे डर लग रहा था, इसलिए एवन उसे डुबाकर मार डालता है।
और उसके मशीनी रूप को जगा देता है जो उसी की तरह होगा। ऐसे ही हर एंड्रॉयड अपने मालिक को खत्म कर देगा। और वैसे भी अब ये अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं अपने जैसे करोड़ों AI एंड्रॉयड्स बनाकर। अंत में हमें ये भी दिखाया जाता है कि असली डेस्मंड अपने रेप्लिका के पास आता है, उसे बधाई देता है कि उन्होंने मिशन पूरा किया। शायद डेस्मंड यही चाहता था कि वो दुनिया से इंसान का नामो निशान मिटा दे और यहाँ पर सिर्फ एंड्रॉयड्स का राज हो। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।